आज किसानों और सरकार के बीच 9वें दौर की बातचीत तय है। किसानों ने वार्ता में शामिल होने को लेकर सहमति जताई है। दोपहर 12 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठक होनी है। किसान अभी भी तीनों कानून वापस लेने पर ही अड़े हैं। आंदोलन के 50 दिन पूरे हो गए हैं, आज 51वां दिन है, लेकिन किसानों का हल निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों नए कानून को होल्ड पर डाल दिया है और समाधान के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। लेकिन इस बीच आज फिर से एक बार वार्ता होनी है किसानों और सरकार के बीच में। दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन में देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर आता है या नहीं सामने इस पूरे मसले पर। आज पूरे देश की नजर दिल्ली के विज्ञान भवन पर टिकी है, जहां सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच 9वें दौर की बातचीत होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने समाधान के लिए कमेटी बना दी है, लेकिन किसानों को उस पर भरोसा नहीं है और वो राजनीतिक माध्यम से ही इसका हल चाहते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। हाँ, उस जी कमेटी बनी है जिसको एक मेंबर भाग चुका है, उस कमेटी के आगे नहीं जाएगी। बिल्कुल शांतमय चलेगा तो हम ये भी कह रहे हैं कि वो दूसरे सदस्य उसको भी भाग से लेना पड़ेगा, नाम उनको लेना चाहिए, क्योंकि शांतमय आंदोलन चल रहा है। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 51वें दिन में दाखिल हो चुका है। दिल्ली में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है, सर्दी में शरीर सुन पड़ रहा है, लेकिन राजधानी की सरहदों पर सैकड़ों किसान विरोध का परचम थामे डटे हैं। हालांकि सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच आज बातचीत का 9वां दौर है, जिससे न सिर्फ सरकार को उम्मीद है बल्कि किसान भी आस लगाए बैठे हैं। वक्त दोपहर 12 बजे और जगह वही दिल्ली का आलीशान विज्ञान भवन। तो मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो निष्पक्ष कमेटी है और उस कमेटी के सामने जाकर जो उनके इश्यू है उनको रखें। और हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि किसान यूनियन के जो नेता हैं उनके अगर प्रारंभिक मुद्दे पर अगर वो आ जाएंगे, जो वास्तव में उस समय किसानों के इश्यू थे कि इन समस्याओं का समाधान हो सकता है और इस बिल के अंदर कुछ संशोधन की आवश्यकता है, तो प्रारंभ के मुद्दे वो थे। और अब अगर वास्तव में संशोधन चाहते हैं तो निश्चित रूप से जो सुप्रीम कोर्ट ने भी अब तो इसके अंदर स्टे लगा दिया है, तो अब जो भी फैसला होना है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगा। ਜਿਹੜਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤੀਆਂ ਲੈਣਾ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ 60-70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ कैसे ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋर्ट ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ स्टे तो। आज की बैठक से पहले सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच 8 दौर की बातचीत पूरी हो चुकी है, लेकिन 4 विवादित मुद्दों में से सिर्फ 2 पर ही बात बन पाई है। आक्रोशित किसान अभी भी तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं, साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी कानूनी दर्जा देने की मांग पर डटे हैं। हालांकि 8वें और 9वें दौर की बैठक से पहले मामले के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया है, लेकिन कमेटी को लेकर आंदोलनकारी किसान ने सख्त आपत्ति दर्ज कराई है। और तो और कमेटी के एक सदस्य भूपिंदर सिंह मान ने खुद को इससे अलग कर लिया और कहा कि वो पंजाब और किसानों के साथ खड़े हैं। वही वे उस विचारधारा के लोग थे जो बिलों का समर्थन जो कर रहे थे, वे वही तो थे। उनको लगा कि मुझे कमेटी में नहीं रहना चाहिए तो इस्तीफा दे दिया, उन्होंने ठीक करा। हम तो अपना आंदोलन चला रहे, सरकार से हमारी डिमांड है कि बिलों को वापसी लो, उन्हीं से ही हमारी डिमांड रहेगी। इस वक्त सरकार और किसान दोनों असमंजस के मुहाने पर खड़े हैं। हालांकि सरकार चाहती है कि किसान आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से रास्ता निकलने की दुहाई दे रही है, लेकिन विपक्षी दल किसानों को लगातार आगाह कर रहे हैं। 98% किसान इन बिलों के पक्ष में है। मैं उड़ीसा गया था अभी, वहां भी मैंने मालूम किया सब इस बिल के पक्ष में है। जो आज आंदोलन कर रहे हैं इनमें से बहुत ऐसे हैं जो पहले ये मांग करते थे कि किसानों को मंडियों के विकल्प मिलने चाहिए, बाजार खुलना चाहिए
और इंटर स्टेट जो प्रतिबंध हैं ये समाप्त होने चाहिए। आज वो समझ में नहीं आ रहा, इन कानूनों में सरकार जब ये कह रही है कि यदि कहीं भी कोई आपको ये लगता है कि कुछ सुधार की आवश्यकता है तो हम तैयार हैं। अपेक्स बॉडी कोई है, कहीं पे लोगों की न्याय की उम्मीद है तो वो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। मैं सभी बेंचेस के जजेस को हमारे जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो कमेटी बनाई है, हमें उम्मीद है कि कमेटी के लोग सरकार के झांसे में न आकर सुप्रीम कोर्ट के भावनाओं के अनुरूप काम करेगी। खैर, सरकार और किसानों की बातचीत अपनी जगह है, लेकिन उससे पहले पंजाब के गांव में ट्रैक्टर रैली की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल आंदोलनकारी किसानों ने ऐलान किया है कि वो 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। मोगा और संगरूर के दर्जनों गांव में इसी का रिहर्सल किया गया, भारी भरकम ट्रैक्टर मार्च निकालकर। फिलहाल 26 जनवरी से पहले अभी नजरें दिल्ली के विज्ञान भवन पर टिकी हैं, जहां 9वें दौर की बातचीत में संपूर्ण समाधान की उम्मीद है, क्योंकि तकरार जितना आगे बढ़ेगा नुकसान भी और बढ़ता जाएगा। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा, मोगा से मुनीश जिंदल और संगरूर से बलवंत सिंह विक्की के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के ऐलान को लेकर किसान संगठनों में एक राय नहीं दिख रही है। बीकेयू के राजेवाल गुट ने कहा है कि ट्रैक्टर परेड दिल्ली के बाहर निकाली जाएगी, जबकि टिकैत गुट का कहना है कि वो लाल किले से इंडिया गेट तक अपनी परेड निकालेंगे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात बीकेयू की तरफ से कही गई है। आज किसानों के समर्थन में कांग्रेस किसान अधिकार दिवस मनाएगी। इसके तहत देश भर में राजभवन का घेराव करने का उनका प्लान है। कांग्रेस नेता पैदल मार्च निकालकर राजभवन तक जाएंगे और कृषि कानूनों पर विरोध जताएंगे। दिल्ली में विरोध की कमान राहुल गांधी खुद संभाल रहे हैं। बाकी राज्यों में जो कांग्रेस नेता हैं वो वहां पर कमान संभालेंगे, यानी कि राजभवन का आज घेराव होगा। प्रदर्शन की तैयारी, क्योंकि कई सवाल ये भी उठ रहे थे कि विपक्ष कहां है, विपक्ष नदारद है। इस पूरे मुद्दे से किसानों का गुस्सा कहीं ना कहीं उन पर भी कई बार फूट चुका है, इसलिए फिर से पोजीशनिंग करते हुए कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को जोर शोर से उठाने की कोशिश करती हुई। रुक करेंगे अगली खबर का। पहाड़ी इलाकों में आपको बता दें, बेशक बर्फबारी का सिलसिला थम गया हो, लेकिन मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। दिल्ली में पिछले कई दिनों से लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही घने कोहरे की चादर भी राजधानी दिल्ली में छाई हुई है। सुबह के वक्त दिल्ली के लोधी रोड इलाके में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया, तो वहीं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में विजिबिलिटी 200 मीटर दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 1 से 2 दिन तक इसी तरह का मौसम दिल्ली में बना रहेगा। राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड के साथ साथ घने कोहरे का सितम भी बदस्तूर जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया गेट पर। सुबह के तकरीबन 6 बज रहे हैं और घने कोहरे की चादर पूरे इंडिया गेट पर इस वक्त जो है वो छाई हुई है। विजिबिलिटी की अगर बात करें तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, खासकर सफदरजंग, पालम, इन तमाम इलाकों में और इंडिया गेट और उसके आसपास के इलाकों में विजिबिलिटी जो है वो 200 मीटर जो है वो दर्ज की गई है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो सुबह के वक्त मौसम जरूर खुलेगा और धूप भी निकलेगी, लेकिन घने कोहरे की चादर सुबह और दिल्ली एनसीआर के अंदर छाई रहेगी और इसके साथ साथ अगले 2 से 3 दिन तक घने कोहरे की एक अच्छी खासी चादर जो है वो पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर छाई। और आपको बता दें कि गुरुवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक पहुंच गया। ये साल का दूसरा सबसे ठंडा दिन था। ठंड आज भी जबरदस्त है और इससे निजात मिलने की उम्मीद भी फिलहाल इस हफ्ते कम से कम नहीं है। सर्दी में सहमी, सिकुड़ी, ठिठुरी दिल्ली की ऐसी तस्वीरें आप पिछले कई दिनों से लगातार ही देख रहे हैं। सुबह शाम के कोहरे और उससे मचे कोहराम की तस्वीरों से भी आप वाकिफ हैं। लेकिन जिस खबर से आप में से बहुत से लोग वाकिफ नहीं हैं, वो मकर संक्रांति के बाद भी सर्दी दिल्ली वालों के लिए बड़ी बेदर्द होने वाली है। सूर्य उत्तरायण हुए हैं, लेकिन सर्दी का मिजाज अभी आपको नारायण नारायण का जाप करवाने वाला है, त्राहिमाम मचाने का है।
जिस दिन तकरीबन सभी हिंदू सुबह तड़के स्नान करते हैं, उस संक्रांति पर दिल्ली का तापमान 2 डिग्री रहा। संभावनाओं के साल 2021 का ये दूसरा सबसे सर्द दिन है। वैसे इस साल का पहला ही दिन दिल्ली वालों के लिए 1.1 डिग्री की सौगात लेकर आया था। जरा पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के न्यूनतम तापमान का हाल देखिए। यहाँ हर रोज पारा गिर रहा है। नौ जनवरी 10.8 डिग्री सेल्सियस, 10 जनवरी 7.8, 11 जनवरी 7 डिग्री सेल्सियस, 12 जनवरी 4.3 डिग्री सेल्सियस, 13 जनवरी 3.2 और 14 जनवरी 2 डिग्री सेल्सियस। ये जो उत्तर भारत में अचानक श्रीनगर से दिल्ली तक जो टेम्परेचर नीचे जा रहा है, क्या वजह है, कब तक चलेगा, क्या आपके पास इसके बारे में? देखेंगे कि जो हमारे पास बीते दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास हुआ था, वो 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थे, उनका इफेक्ट अभी कम हो गया और वो हमारे पास से आगे की तरफ चले गए हैं। जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास हो जाते हैं, उसके बाद हवाओं की दिशा में परिवर्तन होता है और हवाएं उत्तरी पश्चिमी भी चल रही हैं, जो कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से आ रही है और वहाँ पर अच्छी बर्फबारी हुई है हमारे पास और रेनफॉल भी हुई है। तो उसके चलते जो ठंडी हवाएं हैं हमारे पास, कोल्ड एयर एडवेक्शन हो रहा है दिल्ली एनसीआर तक और तापमान में गिरावट हुई। साथ ही साथ देखेंगे जो आसमान में बादल भी नहीं है हमारे पास। तो लास्ट बीते 3 दिनों में देखेंगे बिल्कुल क्लाउड नहीं थे पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, साथ साथ दिल्ली एनसीआर में। इसलिए दिल्ली एनसीआर में भी तापमान गिरा है और पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी तापमान गिरा है। तो ये जो है इसके चलते हमारे पास कोल्ड वेव और कोल्ड डे की सिचुएशन पूरे रीजन में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। बीच बीच में शीतलहर का प्रकोप आता जाता रहेगा। मसलन अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं, तो 19 जनवरी के बाद आपको थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, लेकिन गणतंत्र दिवस के आसपास बेदर्द सर्दी एक बार फिर जान का इम्तिहान लेने आएगी, ठीक वैसे ही जैसे आज ले रही है। कुमार कुणाल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। वैक्सीनेशन के लिए देश का कोना कोना तैयार है। पहले दिन ही करीब 3 लाख हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। पहले चरण में भी अभी किसी को वैक्सीन चुनने का विकल्प नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कोई हेल्थ वर्कर टीका नहीं लगवाना चाहता है तो उसे टीका लगवाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए देश का कोना कोना तैयार है। तीन दिन में दोनों वैक्सीन की देश भर में डिलीवरी हो गई। पुणे और हैदराबाद से वैक्सीन वायल्स यानी वैक्सीन की शीशियों के बॉक्स राज्यों तक पहुंच चुके हैं। वहां से इन्हें जिले जिले में डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया गया है। अभी सरकार ने वैक्सीन की 1 करोड़ 65 लाख डोज खरीदी, जिसमें कोविशील्ड वैक्सीन की 1 करोड़ 10 लाख डोज पुणे से देश भर के 60 जगहों पर सप्लाई हो चुकी है। स्वदेशी कोवैक्सीन की 55 लाख डोज में 2,40,000 डोज 12 राज्यों तक पहुंचाई जा चुकी है। इन दोनों वैक्सीन की खेप को अलग अलग राज्यों के हेल्थ वर्कर्स के आंकड़ों के हिसाब से राज्यों में बांटा गया है। यानी जिस राज्य में हेल्थ वर्कर्स की संख्या ज्यादा है, उन्हें अभी वैक्सीन की डोज भी ज्यादा मिली है। इसमें कोई विवाद की गुंजाइश नहीं रखी गई है कि कोई भेदभाव की शिकायत करे। दिल्ली में 2,74,000 डोज पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश में वैक्सीन की 10,75,000 डोज मिल चुकी है। बिहार में 5,90,000 डोज पहुंच चुकी है। झारखंड को 1,62,000 डोज मिल चुकी है। पश्चिम बंगाल को 6,44,500 डोज मिल चुकी है। राजस्थान को 5,62,500 डोज मिल चुकी है। मध्य प्रदेश को 5 लाख डोज मिल चुकी है। पहले वैक्सीन उनको जो दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए
दिन रात काम करते हैं हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉय, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी। आप जानते हैं कि कोरोना महामारी में कई ने तो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान भी दी है। तो पहला प्राथमिकता समूह 4,16,000 का हमारा वो है। 16 जनवरी को 81 जगहों पर वैक्सीन लगाई जाएंगी। एक एक जगह पे लगभग एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हफ्ते में 4 दिन वैक्सीन लगाई जाएगी। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। वैक्सीनेशन के लिए हफ्ते में 4 दिन ही रखे गए हैं। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार का दिन फिक्स हुआ है। हर वैक्सीनेशन सेंटर पर अधिकतम 100 लोगों को ही टीका लगना है। इसीलिए वैक्सीनेशन सेंटर के हिसाब से हर राज्य का पहले हफ्ते के लिए रोजाना का टारगेट फिक्स है। जैसे दिल्ली में पहले दिन 8,100 लोगों को टीका लगेगा। उत्तर प्रदेश में पहले दिन 31,100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश में 15,000 लोगों को टीका लगेगा। राजस्थान में 16,000 लोगों को पहले दिन टीका लगेगा। महाराष्ट्र का पहले दिन का टारगेट है कि वहां पर 50,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। ये तो पहले हफ्ते की बात है। इसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर भी बढ़ाए जाएंगे और टीकाकरण की प्रक्रिया तेज की जाएगी। लेकिन इससे पहले फोकस पहले दिन पर है कि कोई रुकावट आए बिना टीकाकरण शुरू हो जाए। इसके लिए वैक्सीन को रखने से लेकर वैक्सीन लगाने तक के सभी संसाधन पहुंच चुके हैं। आज तक ब्यूरो। भारत के वैक्सीनेशन में 2 वैक्सीन इस्तेमाल हो रही हैं। इनमें एक सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड है, दूसरी कोवैक्सीन है। कोवैक्सीन पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे थे क्योंकि इसके तीसरे चरण के ट्रायल का डेटा उपलब्ध नहीं था, जिसके बाद हमने कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कृष्णा इल्ला से भी बात की। उन्होंने वैक्सीन के सुरक्षित होने की पूरी गारंटी दी है। You're also working on a nasal vaccine. Explain where is the nasal vaccine project? I have a child who's 5 years old. My daughter is 18 months old, and we're also very keen that our son at least goes back to school because he's at home and we're worried about him being on the screen, and we want to send him back to school once the school's open and it's safe. Can your vaccine, sir, be given to children? Our inactivated vaccine would be the ideal to give it to 2 years to 12 months. 12 years and above, we have done already trial. So we want to put a proposal to Drug Controller General and subject expert committees soon, probably in another 10 days. To 2 years to 12 years, we want to do clinical trial quickly, phase 2B or something like that, bridging a small trial with a 300 or 500, whatever statistics says. We're going to do that because these vaccines can go to children without any problem. No, which one? No. Your Covaxin can go to children or your nasal vaccine can go to children? No, inactivated vaccine. Your Covaxin? Inactivated, yes, Covaxin. Can go to children without any problem. We are going to put a proposal to Drug Controller General of 2 years to 12 years. We want to do trial quickly. And so that children's, and actually, you know, this vaccine will be an ideal vaccine for children. But we don't have data yet, please. Again, somebody should not get into the TV, oh, he doesn't have data. Yes, I don't have data, but I will have data probably in another 4 months. You said you'll give your grandson the vaccine. Has he got the vaccine? How old is your grandson? Will you give him the vaccine? My grandson is 6 years old. I don't mind putting on 16th vaccination. देश में शनिवार से कोरोना की वैक्सीन जनता को लगाने का अभियान शुरू होने जा रहा है। टीका कोरोना से बचाएगा, लेकिन वो टीका, वो वैक्सीन देश के राज्यों में कब सिस्टम को लग पाएगी जो अस्पतालों को अव्यवस्था के संक्रमण से दूर करे, ये बड़ा सवाल।
सरकारी अस्पताल में अव्यवस्था की मेहरबानियां हैं। जहां अस्पताल के बेड नंबर 28 पर मिस्टर डीओजी साहब आराम फरमा रहे हैं। अब आप अगर ये सोचें कि कुत्ता है तो क्या बिस्तर पर नहीं बैठ सकता, तो जवाब है कम से कम महिलाओं के सर्जिकल वार्ड के भीतर के अस्पताल के बेड पर तो नहीं। वो भी कोई गांव देहात कस्बे का अस्पताल नहीं, ये मुरादाबाद का जिला चिकित्सालय है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपातकालीन सेवा वाले कॉरिडोर में फैली गंदगी का मुआयना करने के बाद भूरे रंग वाले श्वान बहादुर पुरुषों के सर्जिकल वार्ड से आगे बढ़े। फिर शौचालय के भीतर निरीक्षण करने के बाद नर्स ड्यूटी रूम के पास से होते हुए ऑपरेशन थिएटर के पास से गुजरे। डीओजी साहब को अस्पताल में कोई कमी नजर नहीं आई। बस इसी के बाद मुरादाबाद के जिला चिकित्सालय में डीओजी साहब महिला सर्जिकल वार्ड के बिस्तर पर क्या थोड़ी देर आराम करने लगे, इंसानों ने मुद्दा बना दिया। जिस वार्ड के बिस्तर पर अव्यवस्था का निरीक्षण करके थक हार कर डोगा बैठा, वहीं अपनी पत्नी का इलाज कराते रामफुल शर्मा को कांटे चुभने लगे। कहते हैं कि कुत्ते से संक्रमण हो सकता है। सीएमओ कहते हैं कार्रवाई करेंगे। जी हाँ, वार्ड के अंदर आती है, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है। डर भी लगा रहता है मरीज को इन्फेक्शन हो सकता है। जी हाँ, ये तो बना ही हुआ स्वाभाविक है कि आजकल वैसे भी कोविड-19 का पीरियड चल रहा, तो उसमें फिर कुत्ते जन कहाँ से वो वायरस लेके आ जाए तो तमाम पेशेंटों पर वायरस का असर आ सकता है। जिम्मेदार व्यक्ति से स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु कहा है और उसकी जो भी कार्रवाई होगी वो उसके अगेंस्ट की जाएगी, जिम्मेदार आदमी के अगेंस्ट। ये अत्यंत ही गलत बात है कि हमारे चिकित्सालय में कुत्ते वार्ड के अंदर घुसते हुए पाए गए हैं। शायद इसीलिए 2019 की नीति आयोग की रिपोर्ट में बड़े राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य के पैमाने पर 21वें नंबर पर रहा। अब जरा बैरिस्टर यूसुफ इमाम के नाम पर मिर्जापुर के मंडलीय चिकित्सालय का हाल देखते चलिए। अस्पताल में मरीज के परिजन का आना जाना आम बात है, लेकिन कुत्ता भी यहाँ घूमे तो सामान्य समझ लीजिए और मान लीजिए कि ये भी बस अव्यवस्था का दर्शन कर और करा रहा है। अब सर्जिकल वार्ड के ऊपर लिखा सरकारी संदेश पढ़िए, रोगी से मधुर व्यवहार करे, सहानुभूति दे लिखाने वाली व्यवस्था ने देख लीजिए शौचालय के पास बिस्तर लगाकर रोगी को लिटा रखा है। यह है मधुर व्यवहार और यही है सहानुभूति। उम्मीद क्या करिएगा, अब अस्पताल के ही अंदर रोगी और डॉगी दोनों अगल बगल सरकारी बिस्तर पर लेटे नजर आते हो। बस फर्क इतना ही छोड़ा यहाँ के कर्ता धर्ता ने कि रोगी को कंबल मिला, डॉगी को नहीं। बाकी निरीक्षण करने वाले डीएम साहब अब यहाँ कहते हैं, सफाई की जो व्यवस्था है वो यहाँ उसमें सुधार की काफी गुंजाइश है और इनको निर्देश दिए गए कि साफ सफाई की जो व्यवस्था है उसको सुधारा जाए। इसके अलावा ये भी पता लगा है कि रेबीज के इंजेक्शन यहाँ पे नहीं है, तो अगर इनको बताया गया कि सप्लाई नहीं हो रही तो यहाँ से लोकल परचेज कर ली जाए। मतलब जिस मंडल अस्पताल में मरीजों के बिस्तर के पास कुत्ते सोते नजर आ रहे हैं, उसी हॉस्पिटल में रेबीज का इंजेक्शन नहीं। वैसे मुरादाबाद और मिर्जापुर के सरकारी जिला अस्पताल में बेड पर लेटे कुत्ते और मरीज दोनों ज्यादा सुरक्षित ही समझिए, क्योंकि कानपुर के केपीएम अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड की छत से तो प्लास्टर का एक बड़ा हिस्सा ही गिर पड़ा। मरीज दावा है यहाँ भी बाल बाल बच गए। आज तक ब्यूरो। वायरस से लेकर वैक्सीनेशन तक पूरी दुनिया एक ऐसी जंग लड़ रही है जिसका अंत फिलहाल नहीं दिख रहा, लेकिन जहां ये सब शुरू हुआ उसके जवाबदेही तय करना अब भी बाकी है। चीन के वुहान शहर में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के 13 एक्सपर्ट्स जांच करने पहुंचे हैं। इन्हें पता लगाना है कि वुहान में कोरोना वायरस का स्रोत क्या था, वुहान से ये वायरस पूरी दुनिया में कैसे फैला था। लेकिन चीन ने WHO के 2 वैज्ञानिकों को कोरोना टेस्ट के नाम पर रोक दिया है। ये वैज्ञानिक सिंगापुर में ही रुके हैं। 13 वैज्ञानिकों को वुहान पहुंचते ही चीन ने 2 हफ्ते के लिए क्वारंटीन कर दिया है और इसी बीच चीन में अचानक कोरोना के मामले भी बढ़ गए हैं।